नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज देश का बजट लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। इस बजट में भारत सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि ये लोक हितकारी, जन कल्याणकारी, गरीब और किसानों को समर्पित बजट है। इस बजट में सरकार ने यह भी दावा किया है कि इसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीन को लेकर और तमाम आधारभूत ढांचों को लेकर एक बेहतरीन बजट पेश करने का प्रयास किया है। सरकार का ये दावा है। हालांकि इस दावे को परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए इस बजट में कोई राहत बड़ी दिखाई नहीं दी। विशेष तौर पर मध्यम वर्ग यानी सर्विस क्लास मुख्यतः इनकम टैक्स की स्लैब दरों को लेकर ज़्यादा आशान्वित रहता है और बजट में वो इसे अपने काम की वस्तु मानता है। लेकिन इस बार कोरोना की महामारी के बावजूद मध्यम वर्ग या सैलरीड क्लास को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। सरकार ने निजीकरण पर ज़्यादा भरोसा जताया है। कई सरकारी कंपनियों को बेचने की सैद्धांतिक सहमति भी बनी है। सरकार का कहना है कि वो वैक्सीन हो या हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाना चाहती है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे को खर्च भी करना चाहती है। एक अच्छी बात राज्यों के लिए ये है कि जीएसटी में उनको मिलने वाला शेयर बढ़ा दिया गया है। अब तकरीबन उनको राज्य के जो कर हैं, जो पहले 30 से 35% मिलते थे सेंट्रल टैक्स को जाने वाले, उनमें तकरीबन अब 41% तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ये कितना अमाउंट बनेगा, ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वैक्सीन को लेकर 35,000 करोड़ रुपए का अलग प्रावधान केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया है। लेकिन इस बार बजट को लेकर कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं है, क्योंकि राजकोषीय घाटा पहले के मुकाबले बढ़ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार के पास क्या और विकल्प बचते थे और क्या बड़ी घोषणाएं बनती थी जो की जानी चाहिए थी? क्योंकि महामारी के इस दौर में वी शेप इकोनॉमी रिकवरी की जो बात कही जा रही है, क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? -22 तक पहुंच चुकी जीडीपी को हम कितना नियंत्रित कर पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि कोरोना के संकट के बाद देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। कई बैंक डूब चुके हैं। लेकिन अब ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अगर किसी बैंक में उनका पैसा डूबता है तो पहले 1 लाख का जो बीमा था वो बढ़ाकर अब 5 लाख का कर दिया गया है। तो क्या इन सब से भारत की अर्थव्यवस्था को हम वापस बाउंस बैक करने की स्थिति में हैं? क्या यह वाकई में सच है? और क्या ये कोई लोक लुभावन बजट है जैसा सरकार दावा कर रही है? तो लोक लुभावन के लिए क्या बड़ी योजनाएं इस बजट में दी गई हैं? शायद उसका जिक्र नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार विनिवेश की यानी डिसइन्वेस्टमेंट की जटिल प्रक्रिया से बचते हुए सरलीकरण की राह पर चलना चाहती है, ताकि सरकारी कंपनियों को आसानी से बेचा जा सके और उसके जरिए कुछ फंड इकट्ठा करके उसको लोक कल्याण के कार्यों में लगाया जाए। एयर इंडिया का नंबर सबसे पहले, और यह उम्मीद की जा रही है कि चालू वित्तीय वर्ष में एयर इंडिया को बेच दिया जाएगा। इसके बाद कई और कंपनियां भी पीछे पाइपलाइन में आए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मध्यम वर्ग ने यह आस लगा रखी थी कि कोरोना महामारी के दौरान हो सकता है कि सरकार उनके लिए कुछ बड़ा रिलीफ पैकेज तैयार करे या उनके लिए कोई बड़ी योजना हो, तो उनको फिलहाल निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि सरकार कोई बड़ी घोषणा करने से बची है इस बार। उसका कारण क्या है कि सरकार के पास अपने रिसोर्सेज से फंड की लगातार कमी हो रही है और ये कमी सरकार की परेशानियों को बढ़ा रही है। सरकार ने कोशिश की है, जैसा कि बजट में दावा किया गया है, कि उन्होंने मितव्ययिता पर खासा जोर दिया है। और एक चीज़ ये कही कि 75 साल से ऊपर की उम्र के कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी आमदनी सिर्फ पेंशन और ब्याज से हो रही है, उनको इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के लिए है। तो बजट में टैक्स स्लैब्स में कोई परिवर्तन कोई प्रपोज नहीं किया गया है। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। सोना चांदी से कस्टम ड्यूटी घटाकर 12.5% कर दिया गया है। तो जो चीज़ें महंगी होंगी उनमें मोबाइल चार्जर, आयातित रत्न, चमड़े के जूते, आयातित ऑटो पार्ट, सिल्क उत्पाद, पेट्रोल डीजल और सोलर सेल से जुड़ी हुई चीज़ें। महत्वपूर्ण बात यह है कि पेट्रोल और डीजल में एग्रीकल्चर सेस लगा दिया गया है। 2.5 रुपये और 4 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। लेकिन सरकार का कहना है कि वो दूसरे मदों से कुछ पैसे घटाकर आम जनता पर बोझ
नहीं पड़ने देगी, लेकिन पेट्रोल और डीजल 2 से ढाई रुपये और 4 रुपये के आसपास डीजल के आसपास बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एरिया में शुरू करने की प्लानिंग है और उसके लिए 1,41,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह लबोलुआब है बजट का, जिसमें तमाम बातें महत्वपूर्ण तौर पर कही गई हैं और LIC कंपनी के भी शेयर की बाजार में लिस्टिंग होगी, यानी उसे कोई आसानी से खरीद सकता है। यह भी एक सैद्धांतिक सहमति हुई है। देश के 7 बंदरगाहों के भी विनिवेश की बात सरकार ने बजट में प्रस्तुत की है। अब ये देखना पड़ेगा कि उसमें कितने बंदरगाह बेचे जा सकते हैं। इसके अलावा सभी सरकारी वेयर हाउस जो गोदाम होते हैं उनको भी बेचने की बात कही जा रही है। तो सरकार ने विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट, सरकारी संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया को सरल करने की बात कही है, क्योंकि विनिवेश एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। इससे किसी भी सरकारी संपत्ति को बेचने में बड़ी बाधाएं आती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एयर इंडिया चाहते हुए भी भारत सरकार बेच नहीं पा रही है। तो अब इसका एक सरलीकरण का रास्ता अपनाया जाएगा। तो इस बजट को आम लोगों ने कितना नंबर दिया, विपक्ष पार्टी क्या दे रही है, इकोनॉमिस्ट क्या मान रहे हैं, सैलरीड क्लास क्या मान रहा है, गृहिणी क्या मान रही हैं, आम बेरोजगार या सैलरीड क्लास इसको अपने लिए किस प्रकार से देख रहा है, हम इसका मूल्यांकन इस डिबेट के जरिए करने का प्रयास आज करते हैं। पहले आप कुछ बयान सुने। I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. This budget provides every opportunity for our economy to raise and capture the pace that it needs for a sustainable growth. आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कल्याणकारी होगा। ये बजट गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए निराशा से भरा हुआ बजट है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। कोविड के कारण जो कुछ इफेक्ट्स है MSME पर, इंडस्ट्रियल डेवलपर, GDP ग्रोथ पर, वो सब इफेक्ट में निश्चित रूप से इस बजट से अच्छा परिणाम होगा। 4 पूंजीपति मित्रों के प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के हाथ पूरे देश की संपत्ति को आप गिरवी रखना चाहते हैं, धीरे धीरे करके आप सब कुछ बेचना चाहते हैं। ये आज के बजट में साफ तौर पे दिख गया। 25वां बजट देखें, इससे ज्यादा निराशाजनक बजट आज तक कोई नहीं आया। इस बजट में पूरी तरह अभाव सा झलक रहा था। किसानों के लिए कोई योजना देने का काम इस सरकार ने नहीं किया। पूरे भारत का समग्र विकास हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हमेशा ही चिंता रहती है और बजट वास्तव में बहुत अच्छा। तो आज की डिबेट में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से अमित पुरी, सिद्धार्थ कलहंस उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ हैं, संजय गुप्ता आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र राजपूत यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं, दीपक वाजपेयी मुख्य प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। भाई अमित पुरी जी, विपक्ष की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि 25 सालों में इस प्रकार का निराशाजनक बजट देखने को नहीं मिला है और मध्यम वर्ग भी आपसे जानना चाहता है कि इस बजट में आपने क्या प्रावधान किए हैं जिससे वो अपने को बेहतर महसूस कर सकें। देखिए, विपक्ष को आलोचना करने का उनका एक नैतिक अधिकार है। ये अलग बात है कि हम जब विपक्ष में रहते थे तो हम सरकार की कमियां भी गिनाते थे और साथ साथ जो कदम सुझाव के रहते थे वो भी देते थे और जहां प्रशंसा करनी होती थी वो भी करते थे। लेकिन खैर, किसी की आलोचना से कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी चबाए। अब उन्हें 25 सालों में ऐसा बजट नहीं दिखा, तो 25 सालों में तो कुछ UPA 1 UPA 2 के भी बजट आए थे भाई, तो क्या वो भी निराशाजनक थे? मैं शाब्दिक मीमांसा में नहीं जाना चाहता, तात्विक मीमांसा में आना चाहता हूं। इस बजट में क्या है ऐसा जिससे कि मैं मानूं कि आपने देश की लार्जेस्ट पॉपुलेशन को कुछ सर्व किया हो? आप ऐसा क्या बता सकते हैं जिससे लगे कि ये बड़ा लोक लुभावन बजट है? मैं एक लाइन में बताता हुआ, समराइज करता हुआ चलता हूं। जो ग्रामीण पेयजल की योजना अभी तक थी वो शहरी क्षेत्रों में भी
अब पेयजल की योजना आई, हर वोट तक पानी देने का संकल्प, ये एक ऐसा संकल्प है जो भारत तो जैसे देश में तो आप जानते हैं कि यहाँ तो लोगों के जाने के बाद भी तर्पण करते हैं, यह जीते जी लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, वो पानी देने का काम, सड़कों का विस्तार बड़े पैमाने पर, चाहे वो नेशनल हाईवेज हों, चाहे स्टेट हाईवेज हों, चाहे पोर्ट्स के मसले हों, वाटरवेज हों, रेलवे लाइंस हों। मैं लखनऊ में बैठा हूं तो मैं कोई बहुत ज्यादा तो प्रावधान किया नहीं, 1 लाख करोड़ 18,000 हर चीज केवल आपने प्रावधान सड़कों के लिए किया। मैं इससे कितनी सड़कें बन जाएंगी? फिगर्स के साथ आ सकता हूं, कितने हजार किलोमीटर। मैं भी लेके ही बैठा हूं, कोई ऐसा थोड़ी है। बजट मेरे सामने, एक मनरेगा का मसला हो उसके अंदर एलोकेशन है, ग्रामीण स्वास्थ्य हो, शहरी वो तो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, सारी चीजों के ऊपर बजट एलोकेशन। हम लोग भी पढ़ लिख के आते हैं, कोई ऐसा थोड़ी है। अरे हम भी किसी की सैलरी है तो वो तो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, उसका बजट से क्या लेना देना। आप सुनने के लिए जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसको तो सैलरी मिलेगी। अरे भाई सैलरी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा, मैं मनरेगा के एलोकेशंस की बात कर रहा हूं। आप मुझे 4 बिंदु बता दीजिए कि जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लिए क्या है इस बजट में, और क्यों अभिषेक मिश्रा, सुरेंद्र राजपूत और दीपक वाजपेयी खुश हों या आपकी आलोचना ना करें। आप कुछ कारण बताइए। देखिए, मैंने अभी इन लोगों को सुना नहीं कि वो क्यों आलोचना करेंगे, इसलिए मैं प्री एंटीसिपेट करके बैठे हैं आपकी आलोचना के लिए। मैं प्री एंटीसिपेट नहीं करना चाहता, लेकिन दीपक वाजपेयी जी के प्रति मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं। जिनके मुख्यमंत्री दिल्ली में कृषि कानूनों को नोटिफाई करने के बाद सिंधु बॉर्डर पे जाके स्यापा करते हो, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अरे बिल्कुल बताने के लिए, तीसरी बार ये सवाल पूछ रहा हूं और तीसरी बार आप मुझे घुमा रहे हो। स्वास्थ्य पे आप क्या अरविंद केजरीवाल पे लानत भेज रहे हो? हर चीज के ऊपर इस सरकार ने काम किया है। हर वो एस्पिरेशन अभिप्सा जो इस देश की है, आप 4 चीज अच्छी बता दो कि ये है, देश की वित्त मंत्री ने किया है। सुरेंद्र राजपूत, अभिषेक मिश्रा को अपना मुंह क्यों बंद कर लेना चाहिए? आप 4 कारण बता दो और इनके मुंह बंद करा दो दोनों लोगों को। एक लाइन में कह देता हूं, 91 से जो विनिवेश की नीति आई, जब प्रफुल्ल पटेल साहब के घर पे इंडियन एयरलाइंस का प्लेन घर के नौकरों को ले जाने के लिए भी जाता था, तो वो एयरलाइन सरवाइव करेगी, चली जाएगी। और जो उस सरकार को चला रहे थे यूपीए 1 यूपीए 2 के अंदर, वो बतावे कि ये सरकार कैसे इस समस्या का निदान करे। भाई साहब, मैं फिर 4थी बार पूछ रहा हूँ। अरे आप कितनी भी बार पूछिए, अगर आपको नहीं सुनना है तो बोलो ना। तो मैं बोल दिया, आपको बताया ना। प्रफुल्ल पटेल से क्या मतलब इसमें? क्यों मतलब किसी का नाम ना लो, क्योंकि आपने उन्हें होली काऊ बना के रख रखा है। मैंने नहीं रखा। आप राहुल गांधी का नाम ना लो, आप प्रफुल्ल पटेल का नाम ना लो, बैनर पोस्टर लेके आओ। किसी का नाम ना लो। आपने राहुल को लिया, प्रफुल्ल पटेल को लिया, अरविंद केजरीवाल को गाली। मिसमैनेजमेंट का चर्चा मत करो, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की चर्चा मत करो। भाई साहब, 4 अच्छे काम बताओ प्लीज। दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज जब मोनेटाइजेशन के दौर में थी, इस सरकार ने नोट छापने के कठिन रास्ते को छोड़ करके तब भी रास्ते निकालने की कोशिश की। और आज भी जो सरकार की कोशिश है कि फिजिकल डेफिसिट को अगले 4-5 साल के अंदर 4% के दायरे में ला करके एफआरबीएम एक्ट के संशोधन करने के बाद उसको हम कायदे से लाना चाहते हैं, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट ये 2003 से शुरुआत हुई थी। ये वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी जिसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 15वें वित्त आयोग की जितनी अनुशंसाएं थी राज्यों को कर देने और कर के अंदर हिस्सेदारी देने की, लगभग इस सरकार ने सारी चीजों को मानने का प्रयास किया है। लगभग 26 से लेकर 28 पैसा 1 रुपए का राज्यों को कराधान के अंदर वापसी देने का कार्यक्रम इस बजट के अंदर प्रावधान था। आप किसी सेक्टर पे चलोगे, मैं एक सेक्टर डिस्कस करने के लिए तैयार। ओके, ऑलराइट। मैं प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। आपको मैंने काफ़ी टाइम दिया, आप कुछ बेहतरीन बातें नहीं बता पाए, पर अब मैं उनके पास रुक करता हूं। हो सकता है कि वो 4 बड़ी कमियां गिना सकें। भाई प्रोफेसर साहब, अभिषेक मिश्रा जी, आप बताइए कि इस बजट को लेकर आपकी क्या धारणा है और आप किस तरह से सोचते हैं इस बजट को लेकर? विदेश एक बहुत बड़ा मौका था देश के सामने, वित्त मंत्री के सामने, जहां वो एक ऐसा बजट प्रस्तुत कर सकती थी, सरकार ला सकती थी, जो कि सच में, जो आपने कहा कि कोई 4 चीजें गिना दीजिए जिससे किसी एक आदमी का भला हुआ हो, उसका जवाब अमित पुरी जी देने लायक हो जाते। लेकिन ऐसा जब उन्होंने किया नहीं, तो इनसे अमित पुरी जी की गलती नहीं है, इनको आप मत ज्यादा वो करिए, परेशान करिए, क्योंकि जब उन्होंने दिया ही नहीं तो बेचारे बताएंगे क्या। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, इन्होंने बढ़ाने की बात की। मैं इनसे पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पीएम किसान का, जो प्रधानमंत्री किसान योजना है, उसका एलोकेशन क्यों कम किया गया? क्या किसान का पैसा जितना देना चाहिए था उतना दे चुके हैं? अब और नहीं देंगे उसको? प्राइम मिनिस्टर किसान योजना का एलोकेशन क्यों कम किया गया? इसी तरह पीएसएस का योजना का पैसा क्यों कम किया गया? प्रधानमंत्री आशा का आउटले क्यों कम किया गया?
इंटरेस्ट सब्सिडी का आउटले क्यों कम किया गया, पल्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन का जो कि बेसिक सोर्स है प्रोटीन का, उसका एलोकेशन क्यों कम किया गया। आफ्टर ऑल इन्होंने जो डिफेंस का बजट है, डिफेंस का एलोकेशन क्यों कम किया, आखिर क्या बजट में अब कोई देश को खतरा नहीं बचा, सारे बॉर्डर्स हमारे सेफ सिक्योर हैं, जितना बजट जानना था डिफेंस के लिए वो नहीं किया इन्होंने। अभी इन्होंने 15वें फाइनेंस कमीशन की बात करी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा 15 फाइनेंस कमीशन के कौन से 3 रिकमेंडेशंस इन्होंने लागू किए हैं, अमित पुरी जी बता दें, तो ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि इन्होंने नहीं लागू किए। पर सरकार अगर विनिवेश का सरलीकरण करना चाहती है और गैर जरूरी सरकारी संपत्तियों को बेचना चाहती है, तो इसमें आपको कोई आपत्ति है? बहुत ज्यादा आपत्ति है, बहुत बड़ी आपत्ति है। इनफैक्ट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ले जाना चाहूंगा, अभी इन्होंने माननीय अटल जी की सरकार का नाम लिया। अटल जी की सरकार पे अगर आप जाएंगे तो उस समय भी ये डिस्कशन हुआ था कि इंश्योरेंस के ही सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाए, और उस पे इनके ही कई लोग, संगठन के जो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने उसका विरोध किया था, जिसकी वजह से अटल जी की सरकार में इस प्रपोजल को ड्रॉप करना पड़ा था। आज की तारीख में ये बजट एक ऐसा बजट हो गया कि अगर हमारे पास रेलवे की जमीन है उसको बेच देते हैं, ट्रेन है उसको बेच देते हैं, प्लेटफॉर्म है उसको बेच देते हैं, उसमें इंटरनेट चल सकता है उसको बेच देते हैं, उसके अलावा केबल चल सकता है उसको बेच देते हैं, सैनिक स्कूल प्राइवेट सेक्टर में चला सकते हैं। ऐसा करके सरकार का कहना है कि वो पैसा जुटाना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, आप घर के सारी सब कुछ बेच करके पैसे थोड़े जुटाते हैं। घर में काबिल बच्चा वो होता है जो घर का जो गहना होता है, जवाहरात होता है, जमीन जायदाद, उसको बेच के पैसा नहीं जुटाता, जो उसमें जोड़ने का काम करता है, इन्वेस्टमेंट का काम करता है। ये FRBM एक्ट की बात कर रहे थे कि ठीक करना चाहते हैं। 9.5% GDP में आज FD है हमारा, फिस्कल डेफिसिट है हमारा। फिस्कल डेफिसिट 9.5%। अगली बार ये बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि 11% हमारी ग्रोथ होगी। अगर 9.5% का आपका फिस्कल डेफिसिट है, आपका 8.5% के आसपास का इकोनॉमी का डिक्लाइन है, अगली बार आप 11% कर लोगे, 2% का इंटरेस्ट अगर आपका इन्फ्लेशन है। अमित पुरी ने जितनी शानदार बातें बताई, आप उससे कोई प्रभावित नहीं है? अमित जी ने बताई ही नहीं, मैं तो पूछ रहा, मैं तो सिर्फ अमित जी को बधाई देना चाहूंगा, दाढ़ी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है इनकी। एक देश में सुबह भी देखने को मिली थी, एक और दिख रही है, इसके अलावा तो कुछ बढ़ता उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में नहीं दिखाई पड़ा। थैंक यू। रिबटल का चांस मुझे दीजिएगा, मैं बिल्कुल दूंगा, आप तसल्ली रखें, आपको पूरा चांस दूंगा, और आप प्रोफेसर साहब को कंडेम कर लीजिएगा। मैं कंडेम नहीं करूंगा, मैं फैक्ट्स रख दूंगा, कंडेम मैं किसी को नहीं करता। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी बुलाता हूं, आपके मित्र हैं। भाई सुरेंद्र जी, ये बजट आपको कैसा लगा? ब्रजेश भाई, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप बता दीजिए, किसी एक सेक्टर में बता दीजिए, किसी एक सेक्टर में बता दीजिए कि यह बजट कहीं किसी की आशाओं को पूरा करता हो। रेल बेच दी, तेल बेच दिया, अभी कह रहे थे अमित जी कि भाई वो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, भाई आप हमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है? आप कोई भी बता दे। BSNL क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट था? कोई बता दे। तो ये बातें देखिए, अब तो ये देश को तार तार करके बेच रहे हैं। आज तो पावर लाइन को भी बेचने की बात बताने लग गए, वेयर हाउस को भी बेचने की बात बताने लग गए, जिसकी आशंका हम काले किसान कानूनों में कर रहे थे। FCI के सारे वेयर हाउस बेच देंगे आपके सामने। इन्होंने एक्सपेंडिचर देखिए, अभी यहां पर सिद्धार्थ कलहंस भाई बैठे हुए हैं, ये आपको बता देंगे अपने आप कि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग पे कितना बढ़ाया है। 34 लाख करोड़ के आसपास की स्पेंडिंग है, शायद कुछ % बढ़ाई है इन्होंने। तो आप ये बता दीजिए कि अगर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग पे खर्चा ही नहीं बढ़ाया है, पैसा ही नहीं दिया है, स्पेंडिंग की बात ही नहीं की है, तो कहां से आप रोजगार ले आएंगे और कहां से आप तरक्की कर लेंगे? आप एक चीज को देख लीजिए ब्रजेश भाई कि ना तो सेना के एक्सपेंडिचर पे पैसा बढ़ाया इन्होंने, और मनरेगा की अभी बात कर रहे थे, अभी मनरेगा का बजट 42 से 46% कम कर दिया है। पर आपको जलन भी तो हो सकती है कि आप इनके जैसा स्मार्ट बजट नहीं बना पाए, तो आपको जलन भी हो सकती है। बिल्कुल, ये बात सच है। हम इनके जैसा स्मार्ट बजट कतई नहीं बना सकते, और भगवान न करे कि इनके जैसा कोई ऐसा स्मार्ट बजट बनाए जिसमें झूठी झूठ बोलना पड़े, और अमित जी जैसे सभ्य प्रवक्ता को भी अपनी वाणी को ऊपर करना पड़े। 100 स्मार्ट सिटी कहां है जरा बता दें। थैंक यू। ऑलराइट, दीपक बाजपेयी, देखिए पहले तो इन्होंने आपके पार्टी के नेता पर अटैक किया, तो पहला तो चांस दूंगा कि अगर आप डिफेंड करना चाहें अपनी पार्टी के नेता को, पहला प्रश्न। दूसरा, बजट को लेकर आज जो आम बजट पेश हुआ है उस पर आम आदमी पार्टी के क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, और क्या आप मानते हैं कि ये बेहद लोक लुभावन बजट है?
जी, सबसे पहले तो मैं उसी की बात का जवाब देना चाहूंगा। अभी एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से अरविंद केजरीवाल जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर, गलत काट कर, जो कृषि कानून है उनकी तारीफ करने, फोर्जरी के जरिए तारीफ कराने की कोशिश की गई, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री जी की जो विश्वसनीयता थी, भारतीय जनता पार्टी या सरकार की जो विश्वसनीयता हो सकती थी, वो कतई खत्म हो गई है। तो जो ये कृषि कानून बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की विश्वसनीयता बोरो करने की, चुराने की कोशिश की है। इस दशा में ये पहुंच गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम बजट पे आ जाते हैं। देखिए, अभिषेक मिश्रा जी हमारे मित्र हैं, अब उनके जितना काबिल तो मैं हूं नहीं, तो मैं तो एक देहाती आदमी हूं, उस तरह से कहूंगा कि हमारे गांव में जो सबसे बड़ा कुपुत्र होता है, वो अपने घर के दरवाजे काट के और उससे तापता है दाड़ों में। तो ये सरकार अब अपने देश के दरवाजे काट के और उससे तापने की कोशिश कर रही है। ये इतने कुपुत्र हैं, ये केवल देश के हर एसेट को बेचने का नोटिफिकेशन इस बजट में, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं हम स्टेडियम बेच देंगे, बनाएंगे, सड़कें बेच पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो घाटे में चल रही कंपनियां हैं, उनको बेच देने में क्या बुराई है? हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अभी इन्होंने एक टर्म निकाला, दरअसल वो देश के नवरत्नाज हैं। मतलब आप भारत पेट्रोलियम की को कह रहे हैं कि उसकी पाइपलाइंस को हम बेच देंगे। ये ट्रेन्स, प्लेटफॉर्म से लेके हर एसेट को बेचने की तैयारी है। कारण क्या है? दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था की दुर्दशा का श्वेत पत्र है आज का बजट। जितना टैक्स कलेक्शन है उससे सरकार का खर्च नहीं चल रहा। डिसइन्वेस्टमेंट, इन्होंने पिछले साल का टारगेट था 2,10,000 करोड़ रुपए, इनका टोटल मॉपअप 20,000 करोड़ रुपए भी नहीं है। ये इनकी दशा है। इसके पहले साल में इन्होंने 1,05,000 का टारगेट किया था और 54,000 करोड़ रुपए शॉर्ट हो गए थे। आप सड़क देखिए, 5 साल पहले इन्होंने कहा था कि 15,000 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे ये पूरे देश के अंदर, और 5 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने आउटले ले किया हुआ था। आज का अगर आप आउटले निकाल भी दें तो केवल 9,000 किलोमीटर, मतलब 6,000 किलोमीटर सड़क बनी और 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब 2 लाख रुपए में 9,000 किलोमीटर की सड़क बनाने वाले हैं। ये कहां घपला हो रहा है वो बताइए। ओके, अब थोड़ा एक्सपर्ट्स लोगों की तरफ चलते हैं। थैंक यू दीपक जी। बड़ी डकैती। हाँ, थैंक यू दीपक जी। प्रोफेसर मनोज, आप देखिए कि ये 4 रुपए और 2 रुपए का, 2.5 रुपए का जो उन्होंने सेस लगाया पेट्रोल का, ये डकैती है। ये सरेआम डकैती है। किसानों के नाम पे ये पैसा ले रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए धन की आवश्यकता होती है दीपक जी। हमला कराने में इन्होंने ऐसे सेस लगाने से आपको क्या परेशानी है? हाँ, ये एक्साइज ड्यूटी जो लगती है उसमें नहीं बढ़ा रहे हैं, ये सेस लगा रहे हैं। जो फ्यूल है, जो इकोनॉमी का फ्यूल होता है, ये जो फ्यूल होता है ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी का फ्यूल होता है, उसको अचानक इन्होंने 4 रुपए और 2.5 रुपए महंगा कर दिया। ओके, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल, इनडायरेक्ट कलेक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू। तो ये सरेआम प्रोफेसर मनोज, थैंक यू दीपक जी। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज आपने बजट निश्चित तौर पर अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि आज आपसे सबसे ज्यादा सवाल हुए होंगे। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि इस बार का बजट आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसको लेकर, दूसरा आपकी प्रतिक्रिया क्या है, तीसरा क्या ये हमारी इकोनॉमी को जो काफ़ी परेशानी में है, बाउंस बैक लाने में कामयाब हो पाएगा ये बजट? देखिए, जो वर्तमान बजट है एक विशेष परिस्थिति में आया हुआ पहला बजट है, क्योंकि इसके पहले जो पिछला बजट आया था उस समय कोरोना की कोई ऐसी संकट की विशेष आहट नहीं थी। लेकिन आज जो ये बजट आया है, हम कोरोना के एक लगभग उसको झेल करके बाहर निकलने की तरफ है, लेकिन उसके आर्थिक जो प्रतिफल हैं वो काफ़ी हद तक भीषण रहे हैं, हम कह सकते हैं। और इसी वजह से -24% पहली तिमाही में रहा। हालांकि दूसरी तिमाही में इम्प्रूवमेंट हुआ और आगे इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है। इसमें जो चीज़ आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण नज़र आ सकती है, एक तो एक्सपेंडिचर कर्टेल करने की कोशिश नहीं की गई है, हालांकि रेवेन्यू कर्टेलमेंट काफ़ी व्यापक स्तर पर हुआ है। दूसरी बात जो यहां पर नोट करने की है वो ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर विशेष ध्यान रखा गया है। वर्तमान वर्ष में जो चल रहा है 2021 का, इसमें भी जो बजट प्रोविजनिंग थी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, उससे आगे बढ़कर के किया गया है। अगले वर्ष यानी कि जिसका ये बजट प्रस्तुत किया गया है 21-22 का, उसमें भी व्यापक हद तक बढ़ोतरी की गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर में।
दूसरा, यदि हम देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर हमारा सबसे चैलेंजिंग सेक्टर रहा है जी, और अगर अर्थव्यवस्था को देखें तो हर कालखंड में 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, हर एक का एक कालखंड होता है, समयानुसार, परिस्थिति अनुसार एक नया ग्रोथ सोर्स इमर्ज करता है इकोनॉमी में, क्योंकि एक ही ग्रोथ सोर्स हमेशा काम नहीं करता। सेक्टर्स वही रहेंगे, लेकिन कभी कोई एक्टिव हो जाता है ज्यादा, कभी कोई एक्टिव। तो हेल्थ सेक्टर जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा, जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ा, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आई है और जो वैक्सीन भारत में डेवलप हुआ है, ये आत्मनिर्भरता का एक बड़ा इंडिकेटर भारत के लिए मेरा एक सवाल है आपसे बात हो सकता है कि जो 100 से अधिक आज जो बजट पेश किया गया उसमें डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को काफी तेज करने की बात कही गई और डिसइन्वेस्टमेंट के तहत कई कंपनियों को ऐसा चयनित किया गया जिनको सरकारी संपत्तियों को सरकार बेचना चाहती है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट 1991 से लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली दफा डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, कभी सफल हुआ, कभी नहीं सफल हुआ। वर्तमान परिस्थिति में इसलिए भी इसको तेजी करने की आवश्यकता है कि जब हमें पता है रेवेन्यू हमारे पास उतना मोबिलाइज नहीं हो सकता है जी। क्योंकि अर्थव्यवस्था एक अलग विचित्र स्थिति में है। हमें एक्सपेंडिचर, जैसा सब लोग इस बात पर कंसेंसस हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे इकोनॉमिस्ट हो, चाहे प्रेस हो, कि हमें एक्सपेंडिचर कर्टेल नहीं करना है। फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी आप देख रहे हैं 9.5% वर्तमान में है, अगली बार 6.8 होना है। उसको मीट आउट करने के लिए क्या करेंगे आप? जब हमको डिसइन्वेस्टमेंट करना है और मार्केट अच्छी दिशा में जाने की संभावना है, इकोनॉमी अच्छी दिशा में जाने की संभावना है, तो मेरे ख्याल से एक उपयुक्त वातावरण है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट से हम उससे जो पैसा आता है हम उसको फर्दर ग्रोथ की तरफ ले जाएं, ना कि एक डल उसको रख करके कि ना हम उसको संभाल पाए ना उसको संभाल पाए। इमोशनल होने से अगर होता तो 1991 में भी तमामों इस तरह की चर्चाएं चली थी कि डिसइन्वेस्टमेंट ना हो। लगातार एक भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का यह हमेशा रहा है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से एक बेहतर ये रहा निर्णय रहा, चाहे 91 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2004 हो, चाहे 2014 हो, चाहे 2021 हो। थैंक यू सर। सिद्धार्थ कलंस उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने आर्थिक मामलों के पत्रकार हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज पेश हुए आम बजट को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसमें क्या कमियां पाते हैं आप और क्या खूबियां भी हैं इस बजट में? ब्रजेश जी, अभी कुछ देर पहले हमारे बगल में व्यापार मंडल के साथी बैठे हुए हैं, तो दोनों लोग ये पूछ रहे थे कि बजट का तो मतलब होता है कि जब बजट आता है तो हम ये देखते हैं ना कौन सा टैक्स कितना बढ़ा, कौन सा टैक्स कितना घटा, कौन सी चीज़ सस्ती, कौन सी चीज़ महंगी, कौन सी नई योजना। तो ना इन्हें बजट भाषण से आगे कुछ लग रहा था और ना हमें एक स्टेटमेंट से आगे कहीं कुछ नज़र आ रहा था। अब रही बात बजट जो आया है इसके बारे में, एक शब्द पे जिसको लेके आपने करीब करीब हर किसी को टटोला है जी, वो मोनेटाइजेशन शब्द का बड़ा इस्तेमाल हुआ है इस बार के बजट में, और इस पर बड़ा जोर है हर चीज़ का मोनेटाइजेशन। और फिर उस मोनेटाइजेशन को आत्मनिर्भर भारत से भी जोड़ दिया गया है। अब ये समझ में आना मुश्किल है कि अपने घर की संपत्ति बेचकर आत्मनिर्भर कोई कैसे होता है, लेकिन वो जो 6 पिलर्स बनाए गए हैं उसमें जो आत्मनिर्भरता वाला पिलर है उसी पिलर में सारा मोनेटाइजेशन की बात है, जिसमें सड़क, पुल और स्टेडियम और रेलवे और जो कुछ भी है, मतलब जहाँ तक पैसे कम पड़े तो घर का सामान जहाँ तक निगाह जहाँ तक निगाह जाती है वो सब बेचने की बात है। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल, आप बिल्कुल सही आपने कहा कि 1991 से डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस चली, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में कौन सी इंडस्ट्रीज को लाया जाता था और किन किन जगहों पर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ और अब किस तरह का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ, FDI 74% LIC में होगी जी। पिछले कई वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं कि जब संकट की स्थिति आती है तो हमारे सामने एक सुरक्षा कवच के तौर पर LIC नजर आता है। जो बैंक डूब रहा होता है, जहां कोई दिक्कत हो रही होती है, सरकार उस LIC का इस्तेमाल करती है। अब आप 74% अब उस LIC में किसी और का स्टेक हो जाएगा तो आप उस 74% यानी वो मालिक हो जाता है, आप उससे कहोगे कि चलो लक्ष्मी विलास बैंक बचाओ, नहीं बचाएगा वो। आपके पास एक सबसे बड़ा जो कुशन था उस कुशन को आपने खत्म कर दिया। और बजट की जहां तक बात है,
अभी प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने भी कहा, मनोज अग्रवाल ने भी कहा, आप सारे लोग बजट से पहले भी बजट के बारे में जब सोच रहे थे, मुझे लगता है हम 7-7.5% फिजिकल डेफिसिट के करीब दिमाग हमारा चल रहा होगा जी। अब जब आता है तो 9.5% जी। अभी बी है हमारा जो बजट एस्टिमेट है। अब ये 9.5 आई थिंक नहीं, तो रिकॉर्ड ये होगा। अब मैं 6.8 की बात कर रहा हूं आगे जो आने वाले साल में। ये जब हम 9.5 पे जाते हैं, हमारी बारोइंग कितनी है, उस बारोइंग को जिसको हमने एस्टिमेट कर रखा था 9-9.5 लाख करोड़ रुपए, हम 14 लाख पे हैं। अभी आज बोला है 80,000 करोड़ और, तो यानी 14,80,000 करोड़ की बारोइंग। ये 6.8% जो कि बजट एस्टिमेट है, अगर ये 1% आधा % आगे जाता है तो हमारी बारोइंग पे कितना असर आएगा। फिर हमारी ये जो तमाम सारी जो लंबी लंबी जो योजनाएं जिनके बारे में बताया गया है, और इस बार तो देखिए अभी आपने कहा शहरी स्वच्छ भारत मिशन 1,41,000 कुछ करोड़ रुपए, बहुत अच्छी रकम लगती है, लेकिन ब्रैकेट में देखिए 5 साल। अब इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए। इसी तरह एक स्वास्थ्य योजना है, उसको 6 से डिवाइड कर लीजिए, और जब आप लेके आएंगे फिगर तो आपको लगेगा जैसे कि डॉक्टर साहब का विभाग है शिक्षा एवं शोध पे, जब उसको जोड़ने के लिए बैठा तो मुझे तो नज़र ये आया कि पिछली बार से मात्र जो है वो 3,000 करोड़ रुपए ज़्यादा बस। तो ये जिसको लोक लुभावन हम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया? इसको लेकर एक संकेत प्रधानमंत्री जी ने अभी 2-3 दिन पहले दे ही दिया था कि हमने पैकेजेज में 6 बार जो है वो अलग अलग तरीके से बजट दिए हैं, और अब टैक्स स्लैब में परिवर्तन के लिए या जीएसटी बढ़ाने घटाने के लिए किसी बजट की आवश्यकता भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, देश का आम नागरिक जरूर इंतजार करता है, उद्यमी से लेके और छोटा बड़ा तबका हर इंतजार करता है कि टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन होगा, जो कि नहीं दिखा। संजय गुप्ता व्यापारियों के जाने माने नेता हैं। भाई गुप्ता जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि व्यापारी समाज ने इस लोक लुभावन बजट को किस प्रकार से लिया? देखिए, आज के इस बजट को हम लोगों ने पूरा देखा और उसकी समीक्षा की, उसका अध्ययन किया, उस पर चिंतन किया। व्यापारियों के दृष्टिकोण में व्यापारियों को कुछ भी नहीं मिला, और जिन मदों में वैसे ही कोई खर्चा नहीं होता वो मिल सकता था, वो भी नहीं मिला। आज पूरे देश का व्यापारी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी ई कॉमर्स की कंपनियों से परेशान है, जो भारत के कानूनों का उल्लंघन करके व्यापार कर रही हैं। हम लोग चाहते थे कि देश में ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, ताकि विदेशी ई कॉमर्स की कंपनियां जो गलत तरीके से व्यापार कर रही हैं उन पे अंकुश लगाया जा सके। लेकिन उस पर कुछ पैसा भी नहीं खर्चा होना था। वो ई कॉमर्स की पॉलिसी के लिए हम लोगों ने लिखित भी दिया था, एक बार नहीं 20 बार हम लोगों ने वित्त मंत्री जी को और वाणिज्य मंत्री जी को लिख करके ज्ञापन के रूप में भेजा हुआ था। तो कोई ध्यान नहीं दिया गया, उस पर कोई ध्यान नहीं हुआ। रिटेल ट्रेड की पॉलिसी आज आप देखिएगा, रिटेल जो सेक्टर है पूरी तरीके से खराब स्थिति में जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के एक बड़े का कोई स्टोर खुल जाता है, बाकी 20 दुकानदार उससे मार्केट से गायब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यापारियों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई कि अपने व्यापार को वो कैसे करें। और न मुद्रा ऋण योजना की कोई उसमें बढ़ाया ऋण की कोई बात नहीं हुई। आज हम व्यापारियों को पूंजी की आवश्यकता है, लेकिन हमारे लिए लोन का कहीं कोई इंतजाम नहीं किया गया, लोन की कहीं कोई बात नहीं कही गई। जीएसटी जो लगाया गया जब से लागू हुआ है तब से अब 1,000 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, तमाम नए प्राविधान जोड़े जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तो जीएसटी पे कोई सरलीकरण किया और जीएसटी पे कोई व्यापक बात नहीं कही गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो व्यापारियों को इस बजट से बहुत निराशा हुई, कोई उत्साह व्यापारियों में नहीं रहा। ऑल राइट, अमित पुरी जी, आप मुझे बताइए और समझाइए। अभी तक देखिए मैंने एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन ली, अपोजिशन पार्टी की भी ली। कोई ऐसा एक तथ्य नहीं प्रस्तुत कर पाए आप कि जिससे ये लगे कि ये बजट बहुत क्रांतिकारी है और जनता के लिए बहुत लोक लुभावन है। 1 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शंस उज्ज्वला योजना में देना, ये अगर प्रतिगामी कदम है तो फिर इस परिभाषा पे क्या करें? प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को मेरी दाढ़ी नजर आई, अच्छी बात है, लेकिन हुजूर मुझे आपकी बात नजर आई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यह मैं बजट का डिमांड नंबर 1 का हिस्सा कृषि विभाग का सामने रखे हूं, ऑथराइज 48,713.84 करोड़ था 19-20 के अंदर, और बजट 21-22 के अंदर यह 65,000 करोड़ है। यह घटा है कि बढ़ा है? सामने रखा है, पेन करके कह रहा हूं, कहिए तो व्हाट्सएप कर दूं आपके नंबर पे। एक उदाहरण, दीपक वाजपेयी से आप वो प्रपोज था, और जिन स्टेट्स ने लागू नहीं किया, दिल्ली जैसे, बंगाल जैसे लोगों ने
तो वो पैसा क्या क्या करेगा? एक दूसरी बात पे आइए, दीपक वाजपेयी से आपने बहुत ग्रिल करके पूछा कि भैया जरा किसान कानूनों पे बता दो। उन्हें बीजेपी का ट्विटर हैंडल याद आया, दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन 23 नवंबर 2020 का नहीं आया, जिनके अंदर बाजाब्ता तीनों कृषि कानूनों को नोटिफाई किया दिल्ली सरकार ने। फिर ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, एमएसपी की बात की गई, एमएसपी की गारंटी देने का काम फिर बजट के अंदर किया गया। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस आपकी 4 वायरोलॉजी की लैब्स के लिए किसान से खेत छीनने उसको आत्महत्या पे मजबूर करने वाले अडानी अंबानी की सरकार चलाने वाले लोग किसानों की बात कर रहे हैं, बजट में क्यों बात कर रहे हैं? 2005 में वेयर हाउसेस बनाने की परमिशन कांग्रेस आपने पूरे बहुत शुक्रिया, ये लेने का प्लेटफॉर्म वायरोलॉजी लैब नहीं दिखती, बीरेन जी को लाया जाए। झूठ बोल रहे हो, नोटिफाई किया है कि दोनों की आवाज नहीं नहीं जा रही है, अब बीरेन जी सिर्फ बोलेंगे। भाई बीरेन जी, बजट कैसा रहा, जनता ने क्या प्रतिक्रिया दी, आपसे लोगों ने क्या कहा? दीपक जी आवाज नहीं जा रही, प्लीज शांत हो जाइए, बीरेन जी बोलेंगे। देखिए, इस बजट का जो सत्ता में है उन्होंने स्वागत किया है, जो सत्ता में नहीं है उन्होंने इस बजट की आलोचना की है। इस बजट में बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर हर साल इंतजार होता था, उस पर चर्चा नहीं हुई। एक तो इनकम टैक्स जो था उसकी सीमा नहीं बढ़ाई गई, वो एज इट इज़ है पिछले साल की तरह। दूसरा, रसोई गैस पर, पेट्रोल के दाम पर और रेल कब चलेगी, इस पर कोई चर्चा बजट में नहीं हुई। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सस्ताई का ज़माना आएगा, चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, कुछ सस्ता होगा और लोगों को उम्मीद थी, लेकिन उस पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। आज इन्होंने कहा कि 100 जिलों में गैस नेटवर्क बनाएंगे, लेकिन जो 100 स्मार्ट सिटी बन रहे थे पिछले 7 साल से देश में, उस पर कोई बात नहीं हुई और कितना बने ये नहीं बताया गया। देखिए ब्रजेश जी, इतनी लड़ाई हो रही बजट के लिए, कोई कह रहा अच्छा, कोई कह रहा खराब है। एक साहित्यकार ने कहा है कि जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों यह जानते हो कि झूठ है तो फिर यह कोई गुनाह नहीं है। तो इस देश में जब सुनने वाले भी हैं, बोलने वाले भी वैसे हैं और दोनों जान रहे हैं, तो हमको आपको चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? महत्वपूर्ण बात यह है कि वेयर हाउस बेचे जाएंगे तो फिर अनाज कहाँ रखा जाएगा देश में? अनाज फिर प्राइवेट आदमी रखेगा, अड़हतिया रखेगा, मनमाने दाम पर रखेगा, और जो वेयर हाउस हैं सरकार के हाथ से निकल जाएंगे तो गरीबों को सस्ता अनाज कैसे मिलेगा? कई सारे बातें इस पर हैं। बजट में जीएसटी पे कुछ नहीं बोला गया। आप पेट्रोल डीजल को उसके दायरे में लाएंगे कि नहीं लाएंगे? LIC जैसी प्रमुख कंपनी को लेकर लोग चिंतित हैं, अब आगे बीमा करावें कि न करावें, क्योंकि वहाँ पर LIC सबसे भरोसेमंद अब तक देश में मानी जाती थी। देखिए, हमारे यहाँ जो मूल समस्या है ब्रजेश जी, उसके बजाय बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर लोग उलझे रहते हैं। एक बार एक महिला का चैन स्नेचरों ने बाजार में चैन खींच ली तो महिला बहुत नाराज हुई, लेकिन महिला इससे और ज़्यादा दुखी हो गई कि अगले दिन अखबार में जो छपा उसमें लिख गया था कि वृद्ध महिला का चैन स्नेचरों ने बाजार में चैन खींची। तो महिला की समस्या चैन खो जाना था, लेकिन जो अखबार में छप गया शब्द, उससे उसकी नाराजगी ज़्यादा बढ़ गई। इस देश की जो मूल समस्या है उसके बजाय दूसरी चीज़ों पर लोगों को भटकाया जाता है। भाई 75 साल के ऊपर इनकम टैक्स के रिबेट में छूट मिली कि इनकम टैक्स अब नहीं आपको फाइल करना है। तो 75 साल के ऊपर इस देश में कितनी आबादी है, और ज़्यादातर इस उम्र में लोग अपनी संपत्ति, रुपया पैसा, उनके बाल बच्चे, बहू, नाती पोता कब्जा कर चुके होते हैं। कमाई का कोई जुगाड़ साधन रहता नहीं है आमदनी का, वो तो खुद ही निर्भर रहते हैं। वो ITR कहाँ फाइल करेंगे? कोई ले जाने वाला तक तो है नहीं बाजार, CA के यहाँ कौन ले जाएगा? तो ये सब चीज़ों भी इस देश में है। अब भाई हमारे
पूरी साहब सत्ताधारी दल से हैं, उनकी मजबूरी है। और रेजोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स के डिस्प्यूट के अंदर किसी को ना मालूम पड़े कि कौन उसका असेसिंग अफसर है, चेंज करके यह प्रतिगामी कदम है क्या? यह प्रतिगामी कदम है क्या? अब उनका गला पकड़ के क्यों लटक रहे? गला नहीं पकड़ रहे, हमारे दोस्त हैं और उस परंपरा से आते हैं। हैरेसमेंट रोकना ये क्या गरल है? हैरेसमेंट? आपका कोई हैरेसमेंट नहीं कर रहा, आप कैसी बात? हमने बताया इनकम टैक्स। एक सेकंड उनको कंप्लीट करने दो। आप मित्र हो, आपका कोई हैरेसमेंट कर नहीं सकता। मैं उसका विरोध करूंगा जो आपका हैरेसमेंट करेगा। बीरेन जी बोलिए। और सुरेंद्र राजपूत तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बीरेन जी बोलिए आप। पूरी अमित पुरी साहब हमारे दोस्त हैं और उस परंपरा से आते हैं कि चाहे सारा जग नाराज हो जाए लेकिन उनकी माँ की बहू नहीं रूठनी चाहिए। पुरी साहब उसका बहुत सम्मान करते हैं, तो उस सम्मान में उन्होंने सब देखा और अच्छा बोला जी। लेकिन ये बजट किचन के लिए, गरीब आदमी के लिए और रेलगाड़ी में बैठकर चलने वालों के लिए, जीएसटी अदा करने वालों के लिए कुछ बोलता नहीं है। थोड़ी निराशा है, लेकिन फिर भी हमारी सरकारें ये कहती हैं कि देश नेतृत्व आगे बढ़ेगा, प्रगति के पथ पर जाएगा, विकास होगा जी। भाई बिक्री की बातें बहुत हुई हैं इस बजट में, कुछ खरीदने वाली अगर चीज हुई हो तो वो भी बताई जाए। हम पूरी साहब से अनुरोध करेंगे। भरोसा, विश्वास, चलिए अभिप्सा। जी कंक्लूड करें प्लीज जी। चलिए 2 लाइन कहूंगा। एक दिन मैंने पहले भी सुनाया था और ये पुरी साहब की ओर से आज इनकी बहुत फरमाइश थी। हाँ, तो मैं इस पर पढ़ूंगा। वही चिलचिलाती धूप कि गरीबों को सब्सिडी मिली, अमीरों को मिली रिबेट और मध्यम वर्ग तुम टीवी देखो तुमको मिली डिबेट। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी, देखिए कितने महत्वपूर्ण बातें अमित पुरी जी ने गिनाई और उन्होंने बताया कि ये बजट किस प्रकार से क्रांतिकारी है, गरीबों को सर्व करने वाला है, संसाधन, रिसोर्सेज और फंड को जनरेट करने वाला है। फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। आप कहते हैं, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं 25 साल का सबसे निराशाजनक बात। भाई ऐसी नकारात्मक बातें क्यों? और उस 25 साल में एक सेकंड प्लीज, मैंने सवाल पूछ लिया है, आप जवाब वो देंगे। प्रोफेसर साहब गो अहेड। ब्रजेश जी, ऐसा कोई भी चीज अमित पुरी जी ने नहीं बताई। देखिए इकोनॉमी का जो 4 मेन हिस्से होते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, आप डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। कंजम्पशन उसका इंजन होता है जिसमें आज डिमांड स्टिमुलेशन में, डिमांड क्रिएशन पे बहुत काम होना था। पूरा देश ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम ऑलरेडी जो 5 लाख तक का एग्जम्पशन की उम्मीद थी, आपको याद करिए अगर 2013 का बजट जब कोई दूसरी सरकार थी दिल्ली में, तो उस समय अरुण जेटली साहब धरने पे बैठ गए थे कि जो एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख उसको 5 लाख करना चाहिए। आज ये 7 साल से सरकार चला रहे हैं, 8वां बजट था इनका, उसमें नहीं कर पाए। अभी एयर इंडिया की बात कर रहे थे अमित पुरी साहब, उन्होंने किसी पुराने आदमी का नाम लिया। 7 साल से तो यही चला रहे हैं एयर इंडिया। सरकार का समर्थन कर रहे थे साहब पार्लियामेंट में। प्रफुल्ल पटेल की सरकार का बीच में डिस्टर्ब ना करें, एक एक करके। तो कंजम्पशन पे जो हमारे जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस थे, स्टैंडर्ड डिडक्शंस में चाहे 80C की बात हो, 80D की बात हो, AAA की बात हो, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हो, उन सब पे उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान आज कुछ उम्मीद कर रहा था कि कुछ ना कुछ हमको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में हर घर में शायद महिलाएं इस उम्मीद में थी कि कहीं ना कहीं हमें अपने बजट बैलेंसिंग का तरीका मिल जाएगा। जो नौजवान बेरोजगार था वो देखिए इन्होंने फंड जनरेट करने का कितनी अच्छी स्कीम निकाली। कई चीजें जो घाटे में चल रही उनको बेच देंगे, बेच के फंड इकट्ठा कर लेंगे और फिर वो जनता के कल्याण में काम आएगा। आप ये ट्रिक समझ नहीं पाए, इसलिए आपको थोड़ा सा जलन हो रही है। नहीं, मुझे बिल्कुल जलन नहीं हो रही है। स्थिति में है और आज जिस स्थिति में फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है किसी भी आदमी को जो फाइनेंस और इकोनॉमिक समझता है उसको उससे जलन नहीं हो सकती। नोबडी विल वांट टू बी इन दैट पोजीशन। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि जो बेचने की बात हो रही है, अगर 7 बेचना तब पड़ता है, अगर वही चीज प्राइवेट सेक्टर में जाके ठीक चलेगी तो 7 साल से जो लोग सरकार चला रहे हैं, जिन्होंने वादा किया था मुझको 1 साल दे दीजिए मैं FCI ठीक कर दूंगा, टीवी पर रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, 7 साल में क्यों नहीं ठीक कर पाए? और ऐसा क्या जादू है जो प्राइवेट सेक्टर में जाके ठीक हो जाएगा और ये 7 साल की सरकार में नहीं ठीक कर पा रहे? तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। बेचने से कुछ नहीं निकलने वाला। बेचने से, और खरीदेगा कौन? वही 2-3-4 लोग। आखिर वो खरीदने कौन जा रहा है? की ट्रैक्टर फैक्ट्री को जब मुलायम सिंह जी ने बेचा था तो कौन सा जादू किया था भाई?
कौन सा जादू किया था प्रतापगढ़ की सुरेंद्र राजपूत फैक्ट्री को बेच जी, के? सुरेंद्र राजपूत जी, अगर फंड जनरेट करने के लिए सरकार घाटे की कंपनियों को बेच रही है, आपको इतराज किस बात का है? मैंने तो एक प्रश्न पूछा कि एचपीसीएल जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो क्या घाटे की कंपनी है? और दूसरी बात मैं आपको फिर से बताऊं कि जो घाटे की कंपनियां हैं उनकी आप एसेट वैल्यूइंग कैसे कर रहे हैं? बीएसएनएल की एसेट वैल्यू आपने क्या की है, एचपीसीएल की क्या की और एयर इंडिया की क्या की, यह जग जाहिर है। किनको आप देना चाहते हैं, जब आप देने की बात करते हैं तब वो क्यों नहीं ले रही है, दोबारा आप रीटेंडरिंग कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश भाई, दो एक बातें बड़ी स्पेक्ट्रम और कोल की क्या आपने एसेट वैल्यू निकाली थी? लेकिन मुझे सिर्फ आप बोलें। अरे अमित भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप इतना आजकल इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, बोलें। आराम से रहिए। आपको तो एमएलसी भी नहीं, अब क्या मैं कह दूं, नहीं आप बन गए कांग्रेस से, आप बन गए कांग्रेस से, रह करके सुनिए, कुछ नहीं मिलने वाला। आप बन गए कांग्रेस से। नहीं, हम तो, अरे हमारे तो एक मारुति कार में 4 एमएलए हैं, 5 कहां से बन जाएंगे? अच्छा, छोड़ दीजिए आप हमारी बात। आपके 325 है। अच्छा, है ना, आप हमारी चिंता न कीजिए। अरे बोले, आप कीमती समय पर वेस्ट हो रहा है। बजट की चिंता कीजिए, व्यक्तिगत नहीं, पर्सनल नहीं। जी मैं 2-3 बातें आपसे कह रहा हूं। बेरोजगारी के फ्रंट पर इस सरकार ने क्या किया, कोई बता दे। जब हमने सरकार छोड़ी थी तब हमने राजकोषीय बजट घाटा 3.4 से लेकर के और 3.5 के आसपास था, आज 9.5% है। यह मैनेजमेंट हुआ या मिसमैनेजमेंट हुआ, कोई भी आदमी यह बता दे। अभी आप दूसरी चीज, अभी क्या नाम, प्रोफेसर अग्रवाल ने बड़ी अच्छी बातें कही और कहा कि साहब गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे खर्च कर रही है। गवर्नमेंट ने 34 लाख करोड़ की स्पेंडिंग का कहा है। अगर मैं तो बहुत ज्यादा विद्यार्थी नहीं हूं इस चीज का, आप माहिर आदमी हैं, बताइए पिछले साल से कितनी स्पेंडिंग बढ़ा दी? अगर स्पेंडिंग नहीं बढ़ी, लोक कल्याणकारी नीतियां नहीं बनेगी, हमेशा प्रोफेसर मनोज अग्रवाल को पर्सनल टारगेट करते हैं। फायदा क्या हुआ? नहीं, मैं पर्सनली टारगेट कर रहा हूं। मैंने उनसे सैद्धांतिक बात पूछी है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। वो तो दिख रहा है आप कितना उन्होंने कहा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। कहां बढ़ाया है? 34 लाख करोड़ है, पिछली बार का कितना था जरा प्रोफेसर मनोज अग्रवाल बताएं। ओके प्रोफेसर साहब, गो अहेड प्लीज। थैंक यू सुरेंद्र जी। प्रोफेसर साहब जवाब देंगे और अभी करारा जवाब देंगे आपको। प्रोफेसर साहब अग्रवाल जी, गो अहेड। जी देखिए, एक्सपेंडिचर बढ़ा है। मैंने पहले कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जरा फोकस करिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत स्टीप हाइक हुआ है। आप पहले के बजट उठा करके देखिए, अगर जब भी क्राइसिस आती थी क्या होता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर हटा दिया जाता था। तो यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर इस वर्ष भी बढ़ा है, जो कोरोना वाला वर्ष चल रहा है। आगे के वर्ष में फिर बहुत तेजी से स्टीप हाइक हुआ है जी। ठीक है। अभी कलहंस जी ने एक बात कही कि व्यापारी को टैक्स में कम ज्यादा नहीं हुआ। क्या एक स्टेबल कर रिजिम नहीं आवश्यक है? क्या हर साल हम इनस्टेबिलिटी चाहते हैं? क्या हम उठापटक करें टैक्सों में तो वही एक अच्छा कर प्रणाली होगा? जबकि एक अच्छी अर्थव्यवस्था का सूचक होता है एक स्टेबिलिटी। माइंडसेट वो होना चाहिए कि फोरकास्ट कर सके व्यापारी हो चाहे कोई नागरिक हो कि सरकार क्या करने चाह रही है, यानी कि वो गैम्बलिंग ना हो, एक स्टेबल अर्थव्यवस्था। पर व्यापारी समाज इससे खुश नहीं और है। जहां तक आपने कहा उनका ये मानना है कि इस बार के बजट में उनके लिए कुछ नहीं है। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, इसका जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकता कि ये पॉलिटिकल चीजें हैं। मैं आपको बता दूं कि एक अच्छी अर्थव्यवस्था और एक अच्छा फिस्कल क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही बता दीजिए। ज्यादा से ज्यादा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर किस लिए? मैं आप दोनों को सेपरेटली किसी दिन बुला लूंगा, अपन डिबेट कर लेंगे इस विषय पे। अभी डिबेट को बढ़ने दीजिए सुरेंद्र जी। अब मुझे लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कॉमन आइटम है, इसको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सके दीपक वाजपेयी में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। प्रोडक्शन, वही बात कह रहा हूं। प्रोडक्शन हमारे पास पहले से एक्सेस है, कंजम्पशन नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, कंजम्पशन के लिए क्या मजदूर की जेब में पैसा डाला, किसान की जेब में पैसा डाला? थैंक यू दीपक वाजपेयी। नहीं, मैं क्या इस पूरे बजट में आपको एक भी बात अच्छी नहीं लगी कि अमित पुरी जी ने जो बताई? तो पहले से थैंक यू। सिर्फ दीपक जी बोलेंगे। दीपक जी गो अहेड।
एक मिनट का समय दीजिए, मैं जवाब मैं दूंगा सर, दूंगा सर, एक सेकंड जवाब दे सकता हूं। प्रोफेसर अग्रवाल प्लीज वेट। यस दीपक जी गो अहेड। सुनिए, हाँ ब्रजेश जी, 2-3 बहुत खतरनाक बातें हैं इस बजट में। मैं गंभीर बातें उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। देखिए, आर्थिक पत्रकार के तौर पर एक कॉमन मैन की तरह जो मैं सोचता हूं, वो सबसे खतरनाक बातें ये हैं कि हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री देश के इस समय खड़े होकर कहें पूरे देश से कि आप चिंता मत करना, एक एक पैसा आपका सुरक्षित है देश के जो बैंकों में जो पड़ा हुआ है। वित्त मंत्री खड़े होकर कहती हैं कि आपका 5 लाख रुपए तक का बीमा है, आप चिंता नहीं करना। 3 बैंकों का नाम मैं बता रही हूं और एक IDBI, 4 बैंक खतरे में। 4 बैंक खतरे में, 5 लाख रुपए तक की सेविंग आपकी महफूज है। ये मुझे लगता है द कॉमन मैन, आई फील थ्रेटेड, आई डू नॉट नो वेयर टू गो विद माई सेविंग्स। स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका सेविंग्स पे काम चलता है, उन सारे लोगों के लिए घबराहट का माहौल है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे गांव में जो कुछ नहीं कर पाता है और बाद में चोरी करता है, वो क्या करता है, पुल के गार्डर खोल खोल के बेचने लगता है और इस बात का अंदाज नहीं लगा पाता है कि इससे एक पुल कमजोर हो रहा है, इससे कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अभिषेक जी ने जो बात कही, कालंस जी ने जो बात कही, LIC आप समझ रही हैं क्या है हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए? हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए उसका वही महत्व है जो आपकी कार में जो बलून निकल के आता है जिससे आपकी जिंदगी एक्सीडेंट में बचती है। यह हम बैंकों को रेस्क्यू करते हैं, बाहर निकालते हैं तो LIC के दम पर। हमारा किसी दिन प्लंज होता है, बहुत बड़ा प्लंज होता है, FIIs जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाहर निकलते हैं तो LIC बचाता है। उस LIC की 74% इक्विटी बेचने का क्या मतलब है? एक पॉइंट और है जी, कंक्लूड करें प्लीज। दूसरी बात जी, आज कृषि के मामले में आप देखिए 82% लागत बढ़ गई। जो आदमी 2013 में जिस किसान की आमदनी 100 रुपए थी, वो आज 65 रुपए रह गई, 35 रुपए कम हो गई, लागत 82% बढ़ गई। सिद्धार्थ कलंस, क्या इस बजट में आपको कोई भी एक ऐसा बिंदु नहीं लगा जिससे ये लगा हो कि नहीं बजट में कुछ तो खास है या कुछ तो लोक लुभावन चीजें हैं, कुछ तो सकारात्मक होगा? ब्रजेश जी केवल 2 मिनट। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल ने कहा कि हमने कहा व्यापारियों को कुछ मिला नहीं है। दीपक जी शांत रहे, सिर्फ सिद्धार्थ जी बोलेंगे। इतना ही लोग लुभावन है कि सिद्धार्थ जी गांव का खेत बेच के ओके, सिर्फ सिद्धार्थ जी बोलेंगे। सिद्धार्थ जी गो अहेड। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों के लिए, मैंने ऐसा कहा कि व्यापारियों के लिए कोई टैक्स में वो नहीं है। आप इंस्टेबिलिटी चाहते हो, अस्थिरता चाहते हो। 30 महीने हुए GST को लागू हुए। GST काउंसिल की 32 बैठकें हुई हैं, 902 बार GST में परिवर्तन हुए हैं। कितनी 902 बार, 902। और आप ये कह रहे हैं, अभी जिस शहर में हम बैठे हैं लखनऊ में, अभिषेक मिश्रा के चुनाव क्षेत्र में ज़्यादातर लोग हैं, वहाँ पे चिकन के व्यापारी जो चिकन के कपड़े बनाते हैं 12% GST दे रहे हैं। जब से GST लागू हुई है शोर मचा रहे हैं, हमें 5% में कर दो, हम छोटे लोग हैं, लेकिन आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। तो व्यापारियों को अगर GST के सरलीकरण की, GST के रैशनलाइजेशन की उम्मीद थी तो कोई गलत नहीं थी, कतई गलत नहीं थी। और जो बात अभी दीपक वाजपेयी कह रहे हैं, देखिए बड़ा सीधा सा फंडा है। BPCL, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पेट्रोल का धंधा देश में कौन बड़ा उद्योगपति करता है? साइलो वेयर हाउसेस का धंधा देश में कौन बड़ा उद्योगपति करता है? तो उन्हीं सारी चीज़ों के लिए ये विनिवेश के रास्ते जो है वो खोले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन्हीं सारे लोगों को खरीदने के लिए आना है आगे। इन्हीं सारे, आपने कहा बजट में कौन सी अच्छी चीज़ है? बजट की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस बजट ने ये साहस दिखाया कि फिस्कल डेफिसिट पे हमारी हालत ये है, आगे आने वाले साल में ये रहने वाली है और हम सामान्य होंगे 2025-26 तक, ऐसा इनका कहना है। होंगे कब मैं नहीं जानता हूं, तो कम से कम ये साहस दिखाया है और इसको स्वीकार किया है। संजय गुप्ता, ऑलराइट, आप क्यों चाहते हैं कि बार बार हर साल टैक्स बदले? जो प्रोफेसर अग्रवाल ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि आप टैक्स में अस्थिरता चाहते हैं, टैक्स स्थिर रहना चाहिए ताकि आप लोग को भी आइडिया रहे। देखिए, अगर टैक्स को 2 रूप में लिया जाए, एक तो अगर इनकम टैक्स की बात की जाए तो स्लैब में परिवर्तन हर बार इसलिए चाहिए होता है कि लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। परचेसिंग कैपेसिटी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो राजस्व नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए टैक्स का जब 1 नंबर की रकम जितनी जनरेट होगी, जितना ज़्यादा टैक्स में छूट मिलेगी, उतना 1 नंबर की रकम बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोग कागज़ पे अमीर दिखेंगे, तब जाके चीज़ें सही होंगी। GST का जहाँ तक मामला है, ना सरकार समझ पा रही है, ना अधिकारी समझ पा रहे हैं, ना हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ पा रहे हैं। हम लोग उसमें झूल के रह गए। GST जब लगी थी तब ये कहा गया था 2017 में कि ये सरल प्रणाली है, सबसे
अच्छी प्रणाली है और उसको इतना उलझा दिया मकड़ी के जाले जैसा कि हम लोग लगातार परेशान हैं। इस बजट में ये चाहिए था कि जो पेनाल्टीज थी वो आपने तो 902 वो किए संशोधन, हमसे एक गलती हो जाती है तो आप उसकी पेनाल्टी दे रहे हैं, तो पेनाल्टी क्यों नहीं रिमूव हुई? डिजिटल इंडिया की आप बात करते हैं, जितने बैंक के चार्जेस होते हैं, चाहे IMPS कीजिए, चाहे डेबिट कार्ड कीजिए, चाहे ATM से आप पैसा निकालिए, सबके पैसे कट रहे हैं, तो कैसे डिजिटल इंडिया बनेगा आपका? बहुत सी चीज़ें आज होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी महानुभावों का इस बेहद गंभीर और मौजू परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।